हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द काउंसिल 07 में। और हम स्टार्ट कर चुके थे 10th क्लास इतिहास का पहला चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो आइए इस वीडियो में आगे चलते हैं और चैप्टर को समझते हैं। हमारे सामने है अब यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो यदि हम मध्य 18वीं सदी के यूरोप के मानचित्र को देखें तो उनमें वह राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जो आज हैं, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड के नाम से जानते हैं। ये उस समय राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्व और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और अलग अलग जातीय समूहों के सदस्य थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुलीन वर्ग। तो कुलीन वर्ग जो था सामाजिक और राजनीतिक रूप से ज़मीन का मालिक था और यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली वर्ग भी था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के स्वामी थे। राजनीतिक कार्यों तथा उच्च वर्गों के लिए वो फ्रेंच भाषा का यूज़ करते थे और उनके परिवार वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे। लेकिन कुलीन वर्ग जो है जनसंख्या के आधार पर बहुत छोटा वर्ग होता था। जनसंख्या के अधिकतर लोग जो होते हैं वो किसान थे और पश्चिम में अधिकतर ज़मीन पर किराएदार और छोटे किसान खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि जागीरदार के पास थी तथा वह भूदास खेती करते थे। और पश्चिम और मध्य यूरोप के भागों में औद्योगिक उत्पादन, व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास, अस्तित्व और व्यापारिक वर्गों का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। और हम आगे चलते हैं नया मध्य वर्ग। तो जैसा हम जानते हैं कि इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों में कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान हुआ। तो इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा के क्षेत्र के लोगों से बने थे। और अब हम आगे चलते हैं। हमारे सामने है उदारवादी राष्ट्र के क्या मायने थे। तो अब हम समझ लेते हैं पहले उदारवाद क्या होता है। तो उदारवाद को इंग्लिश में कहते हैं लिबरलिज्म, और लिबरलिज्म शब्द जो है वो लातिन भाषा के मूल रूप लिबरल पर आधारित था, जिसका अर्थ होता है आज़ाद। तो नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का अर्थ होता था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के सामने बराबरी। तो अब हम इसे राजनीतिक रूप से देखते हैं। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति करना चाहता था। संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का समर्थक था। और आगे चलते हैं कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहाँ मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल उन लोगों को था जिनके पास संपत्ति थी। लेकिन संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मत अधिकार प्राप्त था, लेकिन नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मत अधिकार वापस लाई और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। और अब हम इसी को देखते हैं आर्थिक क्षेत्र में। तो उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी। तो और जैसा कि हम जानते हैं कि नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों ने अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना और इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल की प्रणाली थी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रूढ़िवाद किसे कहते हैं। तो रूढ़िवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन था जो परंपरा, स्थापित संस्थानों और रीति रिवाजों पर जोर देता है, या हम कह सकते हैं कि तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे बदलावों पर जोर देता है, यानी कि इनको प्राथमिकता देता है। और देखते हैं हम 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। तो 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकार रूढ़िवाद की समर्थक हो गई थी और रूढ़िवाद मानते थे कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना जरूरी है।
नेपोलियन द्वारा आरंभ किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसे पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम है। वह राज्य की ताकत को ज़्यादा प्रभावी और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था और इनके प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। इस सम्मेलन की मेज़बानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने की और इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 में वियना संधि तैयार की। और वियना संधि हम इस वीडियो के पहले ही पार्ट में पढ़ चुके थे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहां जाके इस संधि को अच्छे से समझ सकते हैं। और इस संधि का जो उद्देश्य था उन सभी परिवर्तनों को ख़त्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य स्थापित कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके और उत्तर में नीदरलैंड्स का स्थापित राज्य बनाया गया, जिसमें बेल्जियम भी शामिल था, और दक्षिण में पिडमोंट में जेनोवा जोड़ दिया गया। और अब आगे चलते हैं। ये सारे बदलाव तो हुए थे, लेकिन एक बदलाव था जो नहीं किया गया था। वो था नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे वैसे ही बनाए रखा और पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रशा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इस सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की आज़ादी था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थीं। और अब हम आगे चलते हैं। क्रांतिकारी। तो उस समय क्रांतिकारी होने का अर्थ उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना करना आज़ादी के इस संघर्ष का जरूरी भाग मानते थे। और ऐसा ही एक व्यक्ति 1807 में जेनोवा में जन्म लेने वाला इटली का क्रांतिकारी जूसेपी मैस्सीनी था, जो कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य था और 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया के क्रांति के लिए उसका बहिष्कार कर दिया गया। बाद में उसने 2 भूमिगत संस्थानों की स्थापना की। पहला था मार्सेई यंग इटली और दूसरा था बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, और पहली 2 वीडियो के लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो उनको भी ज़रूर देखें और हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।